दोस्तों, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ वो 1914 से 1918 तक चला। इसको ग्लोबल वार और ग्रेट वार भी कहा जाता है। ग्लोबल वार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो कंट्रीज़ का आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें एक कंट्री के प्रिंस की हत्या कर दी गई दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के थ्रू। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों के बीच के आपस की लड़ाई पूरी दुनिया की लड़ाई बन गई। इसी कारण इसको ग्लोबल वार कहा जाता है और सभी कंट्रीज़ धीरे धीरे करके इस वार में इन्वॉल्व होने लगी। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण था, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर सिर्फ आपको इतना जानना ज़रूरी है कि ये दो कंट्रीज़ की लड़ाई पूरे विश्व की लड़ाई बन गई, इसी के नाते इसको ग्लोबल वार कहा जाता है। दूसरी बात, इसको ग्रेट वार इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें 59 लाख के करीब ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया, जिसमें से 8 लाख के करीब की जान चली गई और लगभग 29 लाख के करीब जो ट्रूप्स थे वो घायल हो गए। तो इसी के कारण इसको जो है ग्रेट वार कहा गया और ऐसा माना गया कि अब इतना खतरनाक वार आने वाले टाइम पे नहीं होगा, इसलिए पहले इसका नाम वर्ल्ड वार ही था। इसका नाम वर्ल्ड वार फर्स्ट कब रखा गया, जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, क्योंकि लोगों को नहीं लग रहा था कि वर्ल्ड वार सेकंड भी कभी होगा और इतने बड़े पैमाने पे ये लड़ाइयाँ होंगी। जैसे आप किसी का नंबर मोबाइल में सेव करते हो दोस्तों, तो अगर किसी का 2 नंबर हो जाता है तो आप पहले वाले का सिर्फ नाम लिख देते हो और दूसरे वाले में 2 लिख देते हो। इसी तरीके से इसका नाम वर्ल्ड वार फर्स्ट किया गया और वर्ल्ड वार सेकंड किया गया वर्ल्ड वार सेकंड होने के बाद। तो इसको ग्लोबल वार भी कहा जाता है और ग्रेट वार भी कहा जाता है और इसको वर्ल्ड वार फर्स्ट भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके पीछे जो कुछ विशेष कारण थे उनको। तो दोस्तों, हुआ क्या, सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि पूरा यूरोप 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, जिसमें एक और थे एलाइड पावर्स और एक और थे सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में दोस्तों थे रसिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, बेल्जियम, सर्बिया, इटली जैसी कंट्रीज़ थी। वहीं आप देखें अगर सेंट्रल पावर्स में, तो उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया जैसी कंट्रीज़ थी। तो इन दोनों ग्रुप्स में आपस में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यही वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ और धीरे धीरे इसमें तमाम कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई, जिसमें तकरीबन 30 के आसपास कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई और ये सारी कंट्रीज़ ने आपस में लड़के ये लड़ाई लड़ी और बाद में एलाइड पावर्स की विजय होती है। तो यही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ क्यों। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रीज़न, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न दोस्तों, एक दो कंट्रीज़ के बीच में आपस की लड़ाई पूरे दुनिया की लड़ाई कैसे बन गई, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो सीक्रेट अलायंसेस थे। सीक्रेट अलायंसेस एक दूसरी कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के पीठ पीछे करती थी और वो आपस में ये डिसाइड करती थी कि वार के टाइम पे वो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी के चलते कई सारी ट्रीटीज साइन हुई, कई सारे अलायंसेस बने, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट अलायंसेस ये हैं दोस्तों। एक तो बना ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर और इटली थे। इसी के कंपैरिजन में एक दूसरा अलायंस बना जिसको हम लोग ट्रिपल एंटेंटे के नाम से बोलते हैं। ये थोड़ा फ्रेंच लैंग्वेज है दोस्तों, तो इसको ट्रिपल एंटेंटे के नाम से बोलते हैं, जिसमें रसिया, फ्रांस और यूके थे। ये ट्रिपल अलायंस के कंपैरिजन में ही बना था। और एक छोटा सा अलायंस हुआ था बेल्जियम और यूके के बीच में, जिसमें यूके ने ये एश्योर किया था कि कभी भी बेल्जियम के साथ कोई कंट्री वार करेगी तो यूके उसकी मदद करेगा। तो ये छोटे छोटे अलायंसेस बनाए गए। इनके अलावा कुछ और भी अलायंसेस थे दोस्तों, जैसे ऑस्ट्रेलिया हंगेरी और दोस्तों जर्मनी के बीच में एक अलायंस था, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने ये डिसाइड किया था कि वार के टाइम पे अगर दोनों के बीच में कोई भी कंट्री इन दोनों पर अगर वार करती है, इन दोनों से वार करती है, तो दोनों आपस में मिलकर उस कंट्री से लड़ाई करेंगे, जिसके चलते बाद में जर्मनी भी इस वार में कूदा था। और कुछ और भी अलायंसेस थे दोस्तों पहले। तो जो सबसे प्रमुख कारण था वो था सीक्रेट अलायंसेस, जो कि तमाम कंट्रीज़ के बीच में हो रहे थे। आपके लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। वो एक था दोस्तों ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर और इटली थे। दूसरा इसी के कंपैरिजन में बना, इसी को टैकल करने के लिए बना, जो था ट्रिपल एंटेंटे के नाम से, जिसमें रसिया, फ्रांस और यूके थे। और तीसरा जो था सीक्रेट अलायंस, छोटा सा अलायंस, जो कि
यूके और बेल्जियम के बीच में था, जिसमें यूके और बेल्जियम थे। ठीक है दोस्तों, एक तो ट्रीटीज़ की वजह से सभी कंट्रीज़ आपस में जुड़ी हुई थी, जिसके कारण दो कंट्रीज़ के आपसी विवाद में पूरी दुनिया में वार हो गया। क्योंकि आप लोग इस कार्टून के चलते ये चीज़ समझ पाएंगे, सर्बिया कह रहा है कि अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया या हंगेरियन एम्पायर ने छुआ तो रसिया इनको नहीं छोड़ेगा, और रसिया को फिर जर्मनी नहीं छोड़ेगा, जर्मनी को फिर फ्रांस नहीं छोड़ेगा। इस तरीके से ये चेन बन गया, और ये उस समय का एक बहुत ही फेमस कार्टून भी है। बाद हुआ क्या, इसके कुछ जो और अन्य कारण हुए उसमें से एक एक्रोनिम बनाया जाता है दोस्तों, मेन, जिसमें 4 कारण हुए। आखिर ये सारी कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ के आपसी लड़ाई में क्यों घुस गई, तो इसके पीछे सीक्रेट अलायंसेस के साथ साथ 4 और कारण हैं। उनमें से यम का मतलब होता है दोस्तों मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म का मतलब ये होता है उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ अपने अपने डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी पे बहुत ही विशेष ध्यान देती थी, जैसे जर्मनी, यूके और यूएसए। इन कंट्रीज़ में मशीन गन्स, सबमरीन्स और दोस्तों आर्टिलरीज का यूज़ किया जाता था और उनको डेवलप किया जाता था। ये कंट्रीज़ इन चीज़ों को बनाने में बहुत ही ज़्यादा आगे थी और एक्सपोर्ट भी करती थी, जिनसे इनको काफ़ी फ़ायदा भी होता था। इसके बाद दोस्तों मिलिटरिज्म के अलावा कुछ और भी अन्य कारण थे, जिसमें ए का मतलब था अलायंसेस। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कई सारे कंट्रीज़ के बीच में अलायंसेस थे। उसमें से आई का मतलब था इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब ये था दोस्तों कि अपने अपने रूल के एरिया को एक्सपेंड करने की दौड़, अपने अपने एरिया को बढ़ावा देते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर कंट्रीज़ मोनार्की थी कि वहाँ पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, और राजा महाराजा ये दिखाना चाहते थे कि हम कितने पावरफुल हैं, हमारे अंडर में कितनी ज़्यादा एरियाज़ आते हैं। तो इसी को दिखाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कब्जा करना चाहते थे, और इसी कब्जा करने के दौड़ में वो तमाम कंट्रीज से लड़ते थे। था जो कारण था दोस्तों नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ये था दोस्तों राष्ट्रवाद की भावना। लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना थी। लोग आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे उस टाइम, लोग इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे ताकि उनकी कंट्री ऊपर दिख सके। लोग ये सोच रहे थे कि उनकी कंट्री ही बेस्ट है। ऐसी भावना होने के नाते तमाम कंट्रीज़ को इसका फ़ायदा मिला, और वो जो है तमाम ट्रूप्स को वो लोग मोबिलाइज़ कर सके तमाम एरियाज़ में, और कुछ पैसों के नाते अपनी जान गंवा बैठे वो लोग जिनके अंदर नेशनलिज्म की भावना उस समय चल रही थी। और ये नेशनलिज्म आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये रेस पर बेस्ड था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये कुछ कारण तो दोस्तों बताने के लिए बताए जाते हैं, लेकिन जो इमीडिएट वर्ल्ड वार 1 का इफेक्ट हुआ वो एक एसेसिनेशन की वजह से हुआ, जिसमें आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड की हत्या कर दी गई। वो ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस थे, जो कि आने वाले टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर के राजा बनने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर के राजा ने ये घोषणा भी कर दी थी कि आने वाले टाइम पे उनके ना होने के बाद प्रिंस आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड ही ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर के राजा बनेंगे। वो दोस्तों उनकी हत्या एक 18 साल के लड़के ने, जो कि एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप ब्लैक हैंड से बिलोंग करता था, उसने की थी। दोस्तों जब बॉस्निया के एरिया को ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर द्वारा कैप्चर किया गया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर और सर्बिया के बीच में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। और सर्बिया ने ये डिसाइड किया कि अब वो बॉस्निया को इंडिपेंडेंस दिलाएगा, और उसने बॉस्निया की मदद करने की ठानी। इसी के चलते जब उन दोनों को पता चलता है, बॉस्निया और सर्बिया को पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड साराजीवो, जो कि बॉस्निया का एक इलाका है, वहाँ पे आने वाले हैं, तो ये लोग प्लान बनाते हैं उनको किल करने की। और दोस्तों सर्बिया से ही रिलेटेड एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, जो कि ब्लैक हैंड के नाम से जाना जाता था, जिसका गैब्रिएलो प्रिंसेप मेंबर था। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग फ्रेंच फर्डिनांड को यहीं पे मारेंगे। ये बात जब बॉस्निया के लीडर को पता चली, तो उसने ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर को बताया कि कृपया करके आप अपने प्रिंस को यहाँ पे ना भेजें, क्योंकि यहाँ पर उनकी जान को खतरा है और उनके खिलाफ ऐसे ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था, और उसने ये छोटे से प्लान के बारे में ध्यान नहीं दिया, और प्रिंस फर्डिनांड यहाँ पर आए। उनके आने के बाद जब वो रेलवे स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो पहले कुछ गाड़ियां जो होती थी वो खुली हुआ करती थी। तो इसके चलते उनके पीछे 6 गाड़ियों का काफिला चलता है। जब वो
अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, बीच में ही ब्लैक हैंड रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स द्वारा इन पे एक बॉम्ब अटैक किया जाता है। वो बॉम्ब इनके गाड़ी में ना गिरकर इनके पीछे वाली गाड़ी में गिर जाता है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इस तरीके से ये किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि ये अपने लोगों को देखने हॉस्पिटल जाएंगे, जो लोग इनके उस बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हुए हैं। जब ये वापस से हॉस्पिटल की ओर अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी गलती से दूसरे मोड़ पे घूम जाती है। जब इनको रियलाइज़ होता है कि ये गलत रास्ता घूम गए हैं और इनकी गाड़ी सही रास्ते पे आने के लिए पीछे की ओर मुड़ने लगती है, तभी ये देखते हैं कि सामने एक 18 साल का लड़का खड़ा हुआ है और इसी बीच में वो लड़का इन पे गोली चला देता है, जिसमें प्रिंस फ्रेंच फर्डिनांड की और उनके वाइफ की हत्या हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों ये वार की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब ये रेलवे स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे तो उसमें दोस्तों जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे उसके कुछ मेंबर्स इनके ऊपर बम फेंकते हैं और बम इनकी गाड़ी पे टप्पा खा के बगल में गिरता है, जिसकी वजह से रोड साइड पे खड़े कुछ लोगों की जान चली जाती है। ये वहाँ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये उन लोगों को देखने जाएंगे, ना कि अपने कार में घायल हुए लोगों को देखने जाएंगे। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। लेकिन जब ये बात पता चलती है कि प्रिंस फ्रेंच फर्डिनांड की हत्या कर दी गई है साराजीवो में, और ये बात ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर को पता चलती है, तो वहाँ के जो लीडर होते हैं वो बहुत ही काम थे और वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वहाँ का जो आर्मी लीडर था वो इस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है और वो कहता है यही समय है सर्बिया पर अटैक करने का, क्योंकि जो प्रिंस गोब्रियाल प्रिंसेप थे वो सर्बिया से बिलोंग करते थे और वो ब्लैक हैंड जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था इसका हिस्सा थे। तो वहाँ का आर्मी लीडर बोलता है कि इस समय हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है सर्बिया पर अटैक करने का और इसलिए हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए और सर्बिया पर अटैक करना चाहिए। जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर सर्बिया को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भेजता है, कुछ शर्तें भेजता है, जिसमें 10 शर्तें होती हैं और उसमें से एक शर्त बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होती है, जिसमें लिखा होता है कि सर्बिया अपने हथियार त्याग दे और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के साथ मिल जाए, जो कि सर्बिया नहीं मानता है। और जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसी को हम लोग जुलाई क्राइसिस भी बोलते हैं। वार डिक्लेयर होने के बाद सर्बिया रसिया से मदद मांगता है और रसिया भी इस वार में कूदता है, क्योंकि ओटोमन एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की मदद कर रहा था। क्योंकि बाल्टिक नेशंस में जब डिस्टर्बेंस चल रहे थे तो उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी ने ओटोमन एम्पायर की मदद की थी, जिसके चलते ओटोमन एम्पायर भी अपना कर्तव्य समझ रहा था कि वो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की इस टाइम पे मदद करे। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के मदद करने के बाद ही रसिया भी इस वार में कूदता है, क्योंकि यहाँ पे एक रीजन बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड होता है जो कि ओटोमन एम्पायर और रसिया के बीच में होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ डार्डिनल्स के नाम से जानते हैं, जो कि सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी को कनेक्ट करता है और एक तरीके से ये एक गेटवे है मेडिटेरेनियन सी के लिए। ठीक है, ये एक अगर देखा जाए तो रसिया के लिए रसिया के ट्रेड पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रेट। इसी के थ्रू रसिया ब्लैक सी के थ्रू मेडिटेरेनियन सी में कनेक्ट होता है और पूरी दुनिया में व्यापार करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए रसिया के लिए ये रीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसी को बचाने के लिए रसिया इस वार में कूदता है। रसिया के वार में इंक्लूड होते ही जर्मनी भी वार में आ जाता है, क्योंकि ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और इटली एक अलायंस में थे जिसका नाम ट्रिपल अलायंस था, जो कि मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था। तो इसमें यह कहा गया था कि कोई भी कंट्री अगर वार करती है तो उसके साथ ये तीनों आपस में खड़े रहेंगे। लेकिन इटली यहाँ पे न्यूट्रल रहता है, क्योंकि वो कहता है कि जब कोई उस अलायंस में ये लिखा था कि जब कोई आप पे अटैक करेगा तो ही हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने खुद ही सर्बिया पे अटैक किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम इस वार में इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे वार छिड़ चुकी थी, जो कि सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, जर्मनी और रसिया वार में आ चुके थे। इसके बाद दोस्तों फ्रांस भी यहाँ पे न्यूट्रल रहता है, हालांकि ट्रिपल एंटेंटे की वजह
वजह से फ्रांस बाउंड था इस वार में आने के लिए। लेकिन फ्रांस यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहता है, लेकिन जर्मनी सोचता है कि अगर इस टाइम हम रसिया से एक फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं और बीच में ही फ्रांस जो है वो वार डिक्लेयर कर देता है ट्रिपल एंटेंटे के चलते, तो हमें दोनों तरफ से लॉसेस झेलने पड़ेंगे। इसकी वजह से जर्मनी पहले ही शुरुआत कर देता है फ्रांस के ऊपर अटैक करने की। तो वो फ्रांस के ऊपर डायरेक्ट अटैक ना करके बेल्जियम के थ्रू अटैक करता है, जिसमें वो बेल्जियम से पूछता है कि क्या हम आपकी कंट्री का यूज़ कर सकते हैं फ्रांस के ऊपर अटैक करने के लिए। तो बेल्जियम का जो लीडर होता है वो सोचता है कि इतनी बड़ी ट्रूप्स के साथ अगर जर्मनी हमारे देश में घुस जाता है, बाद में फ्रांस को कब्जा करने के बाद वो हमारे देश पर भी कब्जा कर लेगा। इसीलिए बेल्जियम पहले ही अपने ट्रूप्स को अपने बॉर्डर्स पे लगा देता है और जर्मनी को मना कर देता है कि आप हमारा यूज़ नहीं कर सकते फ्रांस के खिलाफ, जिसके चलते जर्मनी ज़बरदस्ती बेल्जियम में घुसने की कोशिश करता है। और जब वो बेल्जियम में घुसता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक सीक्रेट अलायंस हुआ था यूके और बेल्जियम के बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि यूके मदद करेगा बेल्जियम की वार के टाइम पे, और इसी के चलते यूके भी इस लड़ाई में आ जाता है। दोस्तों, ब्रिटेन के इस वार में आने के बाद, जैसा कि आपको पता है, ब्रिटेन की कॉलोनीज़ देश के हर एक कोने में थी। उसके चलते बहुत सारे मिलिट्री फोर्सेस भी इस वार में एंट्री करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनीज़ हमारे इंडिया में भी थी। और ब्रिटेन क्या करता था, लोगों को ज़बरदस्ती उठाता था और सेना में भर्ती कर लेता था, उनको ट्रेनिंग देता था और फिर वार में उनसे लड़ाई लड़वाता था। इस तरीके से वो अपने आदमियों को बचाकर भी वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का हिस्सा बना रहा। जैसा कि आप सभी को पता है, इंपीरियलिज्म के चलते ब्रिटेन भी कई जगहों पे अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था है। तो अब यहाँ पे तमाम कंट्रीज़ वार में इंक्लूड हो जाती हैं, जिसमें यूके भी है, बेल्जियम भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, सर्बिया, रसिया और ओटोमन एम्पायर भी हैं। इस तरीके से जर्मनी दोनों फ्रंट पे लड़ने लगता है। फ्रांस से एक फ्रंट पे लड़ता है और रसिया से दूसरे फ्रंट पे लड़ता है। जर्मनी हालांकि बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो जाता है अपने अपने एरिया में, अपना एरिया एक्सपेंड करने में दोनों फ्रंट पर। लेकिन अब यूएसए की बारी थी। यूएसए अकेला कैसे खड़ा रह सकता था? पहले यूएसए को इस वार से फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि वो अपने सारे वेपन्स वगैरह ट्रांसफ़र करके बहुत सारे पैसे कमा रहा था। लेकिन उसको भी इस वार में कूदना पड़ा, क्योंकि जर्मनी बहुत सारे शिप्स पे, बहुत सारे सबमरीन्स पे डायरेक्ट अटैक कर दे रहा था, जिसके चलते जो यूएस की भी कुछ शिप्स थी उसमें उसके तमाम सिविलियंस मारे गए। जर्मनी ने इस घटना के बाद यूएस को एक माफ़ीनामा लिखा कि भाई साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम नहीं चाहते कि आप भी इस वार में आएँ। यूएस मान जाता है और यूएस इस वार में नहीं कूदता। लेकिन फिर दोबारा जर्मनी को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जर्मनी को पहले चेक करना होता है जब उसको किसी भी शिप पे अटैक करना होता है या किसी भी सबमरीन्स पे अटैक करना होता है, तो उसको पहले चेक करना पड़ता है कि क्या इसमें कोई अमेरिकन्स तो नहीं हैं। इस तरीके से जो विपक्षी गुट था वो इन शिप्स का यूज़ करता था और जर्मनी पर अटैक कर रहा था। तो जर्मनी इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड होकर यूएसए को उसके ही वार में उलझाना चाहता है, और वो सोचता है कि हम अब डायरेक्ट अटैक करेंगे किसी भी शिप पर और यूएसए वार में ना आए। इसके लिए वो एक अल्टरनेटिव ढूंढता है। तो यूएसए को इस वार से दूर रखने के लिए जर्मनी मैक्सिको को भड़काता है कि जो अमेरिकन मैक्सिकन वार में जो मैक्सिको ने अपना एरिया अमेरिका को दे दिया था, वो एरिया अब रिटेन करने की बारी है, और इसमें जर्मनी मैक्सिको की मदद भी करेगा, उसको पैसा भी प्रोवाइड कराएगा और ट्रूप्स भी प्रोवाइड कराएगा। ये एक कोडेड मैसेज था जो कि मैक्सिको को जर्मनी भेज रहा था, लेकिन यूके ने इसे डिकोड कर दिया, और जब ये बात अमेरिका को पता चलती है, उसी वक्त अमेरिका वार डिक्लेयर कर देता है और अमेरिका भी अपने ट्रूप्स को यहाँ पे मोबिलाइज कर देता है इन तमाम एरियाज़ में जो कि एलाइड पावर्स के सपोर्ट में होती थी। यहाँ पे अमेरिका एलाइड पावर्स की मदद करता है और जर्मनी को किसी न किसी तरीके से हराना चाहता है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वार का आगाज़ होता है, और यहाँ पे तमाम कंट्रीज़ एक साथ आती हैं, जिसमें एलाइड पावर्स को फ़ायदा होता है और सेंट्रल पावर्स को नुकसान होता है, जिसके चलते सेंट्रल पावर्स को बहुत ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे इस टाइम पे जब डिफेंस इक्विपमेंट इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, तो फ्रांस के फ्रंट पे जर्मनी यूज़ कर रहा था आर्टिलरीज़ का यूज़ करने की वजह से वहाँ पे ट्रेंचेस बनाए गए, वहाँ पे फ्रेंच के आर्मीज़ द्वारा ट्रेंचेस बनाए गए।
वहाँ पे ट्रेंचेस बना के ट्रूप्स रह रहे थे, जिसके चलते चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, गर्म हो, उसी ट्रेंचेस में वो ट्रूप्स रहते थे। और उसी के चलते अगर वो बाहर निकलते तो उन पे मशीन गन्स का हमला होता और आर्टिलरीज का हमला होता, जिसके चलते वो उसी ट्रेंचेस में रहते थे और वहीं से वार करते थे। और जिसके बाद बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे आए और तमाम ट्रूप्स की जान भी चली गई। ये सारी कंडीशंस यहाँ पे थी दोस्तों। और इसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो एलाइड पावर्स के सपोर्ट में आया और 4 सालों तक ये युद्ध चलने के बाद एलाइड पावर्स को ऑलमोस्ट विजय मिल गई। इसके बाद तमाम संधियां साइन की गई, जिसमें से ट्रीटी ऑफ वार्सराय भी एक संधि हुई थी, वार्सराय की संधि, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बोलते हैं। और इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था, जिसमें जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करके उससे तमाम चीज़ें साइन कराई गई, जिसमें कहा गया कि उसके पास जो इतनी बड़ी आर्मी थी उसको वो डिमिलिटराइज करे और तमाम रीजन्स जर्मनी से वापस ले लिए गए और दूसरे कंट्रीज़ को दे दिए गए। इसी के बाद लीग ऑफ नेशन भी बना था दोस्तों, जो कि आज हम लोग यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। दोस्तों जर्मनी को बहुत सारे कंपनसेशन भी चुकाने पड़े थे। ये तमाम चीज़ें इस वार के बाद हुई। दोस्तों वर्ल्ड वार फर्स्ट एक आदमी को गोली मारने की वजह से हो गई। जी हाँ, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस, जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, उनकी हत्या करने की वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक गोली ना मारने की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था। जी हाँ, एक ऑस्ट्रेलियन सोल्जर के सामने हिटलर आ जाता है, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड का सबसे प्रमुख चेहरा होता है, और वो हथियार लिया तो होता है लेकिन हथियार चलाने के कंडीशन में नहीं होता, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियन सोल्जर को दया आ जाती है और वो गोली नहीं चलाता। और इसके बाद आप लोग हिटलर का जो असली रूप होगा उसको वर्ल्ड वार सेकेंड के वीडियो में देखेंगे कि कितने खतरनाक तरीके से हिटलर सामने उभर कर आता है। तो एक गोली मारने की वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया और एक गोली ना मारने की वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड हो गया थी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।